नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र। आप देख रहे हो मेरा नया चैनल अरस्तु 2020। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि मैंने नया चैनल क्रिएट किया है और नए चैनल क्रिएट करने के बाद मैंने आपको पहले पार्ट के बारे में बताया था कि मैं कल मेरा पहला पार्ट होगा इंडियन फॉरेन पॉलिसी। और इंडियन फॉरेन पॉलिसी यदि मैं आपको जब पढ़ा रहा हूँ, भारतीय विदेश नीति जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं न कहीं ये सारी विदेश नीति घूम फिर के और जवाहरलाल नेहरू से शुरू होती है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू पढ़ने से पहले मैं आपको दो चार बातें और बता देता हूँ, आप उनको देखें। आप सब लोगों से एक निवेदन है, प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपके दिमाग में कैसा भी सवाल आता है, आपके जहन में कैसा भी सवाल आता है, आप उस सवाल का जवाब कमेंट्स से कर सकते हो। मैं हर हालात में आपके प्रश्न का जवाब मैं दूंगा। अगली बात यह है कि मैं जो आपको फॉरेन पॉलिसी पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको विदेश नीति पढ़ा रहा हूँ, उनमें मैंने सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिया है। क्योंकि एक सीधी सी बात है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुत एग्रीमेंट्स किए हैं, बहुत ट्रीटी किए हैं, बहुत समझौते किए हैं। तो उनमें से बड़े अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, चाहे वो यूपीएससी को ले लो, चाहे वो आरएस को ले लो, चाहे वो पीएसआई यानी राजस्थान पुलिस जो सब इंस्पेक्टर है उसके बारे में बहुत अच्छे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को शुरू करता हूँ। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को शुरू करने से पहले मैं आपको उसकी बेसिक नॉलेज बता देता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम है मोतीलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष की 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में बाल दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ये वही प्रयागराज है जिसका नाम योगी आदित्यनाथ, इलाहाबाद था जिसका नाम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज कर दिया। अब इसके बारे में आपको एक नोट जरूर बता देता हूँ कि जिस समय बाबर आया था उस समय से पहले इस जगह का नाम प्रयागराज था। बाबर ने इसका नाम इलाहाबाद कर दिया। इलाहाबाद से बिगड़ता बिगड़ता इसका नाम इलाहाबाद हो गया। और अब जब समय परिवर्तित हुआ है तो इसका नाम फिर से इलाहाबाद से क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया है। चलो हम आगे बात करते हैं। और एक तारीख आती है 27 मई 1964। और 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो जाता है। और वो देहांत एक कठिन परिस्थिति में हुआ था जिस समय भारत के लोकतंत्र का नया नया जन्म हुआ था। और उसके बाद में भारत में बड़ी समस्याएं आने की संभावनाएं भी थी। उनका देहांत के पीछे एक बात तर्क ये भी दी जाती है कि 1962 के चीन के युद्ध के पश्चात वो बड़े परेशान हुए। और इस दौरान वो परेशान होकर अपने आप को संभाल नहीं पाए। और उस दौरान उनकी क्या हो गई थी, हृदयाघात से मौत हो गई। तो जो 1962 का युद्ध है वो मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल स्पष्टली पढ़ाऊँगा। तो मैं आज थोड़ा सा बात कर लेता हूँ जवाहरलाल नेहरू की। तो मैंने उनका जन्म और मृत्यु दोनों के बारे में बता चुका हूँ। अब आगे उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो अपने इंडिया में हुई थी। और जो हायर एजुकेशन जो हुई थी वो उनकी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। उसके बाद में 1920 में उनकी मुलाकात हो गई थी गांधी जी से। और गांधी जी से मुलाकात होने के बाद में उनकी स्टार चमक गई। यानी उनकी किस्मत चमक गई, क्योंकि गांधी कहते हैं कि गांधी जी कहने पर ही उन्हें देश का प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। चलो आगे बात करता हूँ मैं आपको। तो मैं आपको बता देता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहली बार प्रधानमंत्री बने 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को। और 15 अगस्त 1947 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। कहते हैं कुछ बुक्स है, रामचंद्र गुहा की एक बुक है जो कहती है कि 15 अगस्त जिस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने उस समय प्रधानमंत्री का बहुत अच्छा दावेदार था सरदार पटेल भी। लेकिन गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया और उन्होंने अपना प्रपोजल, अपना प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू के नाम कर दिया। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। आपको पता है कि देश में पहली बार इलेक्शन जब हुए हैं वो इलेक्शन हुए 1952, 1952 में। यानी 1952 में पहली बार इलेक्शन हुए और जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे साल 1947 में। इसका मतलब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे तब वो नॉमिनेटेड थे, यानी वो कैसे थे, मनोनीत। इसका मतलब बड़ा अच्छा इंटरव्यू का एक सवाल बन रहा है, बहुत ही शानदार, कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका चुनाव ही नहीं हो और वो डायरेक्ट बिना निर्वाचन के ही देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है, वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना है आपको अच्छी तरह बात। कई बार सवाल आता है कि देश में राष्ट्रपति भी 1950 में बना था।
इसका मतलब आपको पता है कि देश में प्रधानमंत्री को हमेशा शपथ दिलाता है कौन? राष्ट्रपति। और देश में राष्ट्रपति 1950 को बना था। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाने वाला व्यक्ति कौन था? शपथ दिलाने वाला वही व्यक्ति था जो भारत का गवर्नर जनरल था, जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। और वही लॉर्ड माउंटबेटन जिनकी वजह से आज भारत और पाकिस्तान के बीच में बड़ा डिस्प्यूट जो चल रहा है, बड़ा विवाद चल रहा है, वो लॉर्ड माउंटबेटन की देन। चलो हम आगे चलते हैं। जैसे ही जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बने उससे पहले हमसे अलग हुआ है एक देश जिसका नाम था पाकिस्तान। होता क्या है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्लान शुरू हो जाता है, और पाकिस्तान में एक लड़का है जिसका नाम था अकबर खान। और वो अकबर खान एक लड़का है, उसने एक सेना तैयार की जिस सेना को हम बोलते हैं कबायली सेना। और उसने सेना तैयार करके और विभाजन के बाद में उसने कश्मीर पे आक्रमण करने का प्लान बनाया। आक्रमण करने का प्लान नहीं, उसने आक्रमण कर ही दिया था। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आता होगा कि अकबर जो खान था, उस लड़के ने कबायली सेना बनाई और उसने जम्मू कश्मीर को ही क्यों चुना? उसने जम्मू कश्मीर पे आक्रमण करने के लिए क्यों चुना? वो किसी इंडिया किसी और भी हिस्से पे आक्रमण कर सकता। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता देता हूँ। उस समय जम्मू कश्मीर एक स्वायत्त राज्य था। उस समय जम्मू कश्मीर ने तो इंडिया का पार्ट था और न ही पाकिस्तान का पार्ट था। इसलिए पाकिस्तान के उस अकबर खान और उसकी कबायली सेना ने निर्णय लिया कि भारत का जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उन्होंने जम्मू कश्मीर पे आक्रमण करने का फैसला ले लिया। इधर जम्मू कश्मीर के महाराजा का नाम था हरी सिंह। उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर हस्ताक्षर करके और उसने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर दिया। और जैसे ही जम्मू कश्मीर का विलय उसने भारत पे कर दिया, तो भारत का दायित्व बनता है कि भारत जम्मू कश्मीर की सुरक्षा करे। और 22 अक्टूबर का वो दिन था जिस दिन पाकिस्तान के कबायली सेना ने जम्मू कश्मीर पे आक्रमण किया। 25 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर महाराजा हरी सिंह ने यानी विलय पत्र के ऊपर महाराजा हरी सिंह ने हस्ताक्षर किए, और इस प्रकार से जम्मू कश्मीर भारत का एक अंग बन गया। उसके बाद भारत की सेना ने मोर्चा संभालना शुरू किया। ये मैं सारी घटनाएं जो आपको बता रहा हूँ, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के कुछ समय के बाद की बता रहा हूँ। उसने जैसे ही अपनी सेना ने मोर्चा संभाला, तो भारत की सेना ने पाकिस्तान के कबायली सैनिकों के साथ लोहा लिया खूब अच्छी तरह से। घटना ये घटती है कि दिसंबर 1947 में जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, उनसे एक मिस्टेक हो जाती है। और वो भारत और पाकिस्तान, मिस्टेक भी हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि देश के प्रधानमंत्री थे, बहुत अच्छा उसने सोचा भी होगा, उन्होंने सोचा भी होगा। उन्होंने दिसंबर 1947 में क्या किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा था, जो जम्मू कश्मीर को विवाद लेकर, उसे वो यूएनओ में लेके चले गए। उसके बाद अगस्त 1948 में यूएनओ ने एक प्रस्ताव पास किया, और 1 जनवरी 1949 को यूएनओ ने सीज फायर का प्रस्ताव कर दिया, यानी युद्ध को रोक दिया। जब यूएनओ का डिसीजन आया, तो जो सेनाएं जहां जहां थी वो वहीं रह गई, युद्ध रुक गया। इसलिए हमारे पास आज जम्मू कश्मीर का 70% हिस्सा है, 30% हिस्सा आज भी पाकिस्तान के पास। आप इसका मतलब यदि यूएनओ में मामला नहीं जाता, तो हमारी सेना लोहा लेती, और हमारी सेना लोहा लेकर और पूरी तरह से उस जम्मू कश्मीर को हम आज़ाद करा लें। आज पाकिस्तान ने जो 30% क्षेत्र ले रखा है, उसे हम कहते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे हम बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ चलती हैं। पाकिस्तान ने वहाँ अपनी एक राजधानी भी बना रखी है जिसका नाम है मुजफ्फराबाद। ये उसके बाद में और भी काफ़ी विवाद होता है। इसके बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा विवाद चलता रहता है। उसके बाद में, ये विवाद के बाद में अगली घटना बताता हूँ। जिस समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उस समय भारत को जीपों की आवश्यकता पड़ी। यदि आपने कभी बॉर्डर पिक्चर में देखी होगी, बॉर्डर पिक्चर देखी है, तो उसमें 4x4 की जीप चलती है। वो युद्ध के दौरान, क्योंकि पाकिस्तान का एरिया हमारे यहाँ रेगिस्तान से लगता है, जैसलमेर बाड़मेर से लगता है, तो हमें ऐसी कार की आवश्यकता, ऐसी जीप की आवश्यकता थी जो 4x4। ऐसी स्थिति में हमने 200 जीपें खरीदने की घोषणा कर दी ब्रिटेन से, और उस समय ब्रिटेन में राजदूत थे जिसका नाम था VK कृष्णन मेनन। ऐसी स्थिति में जब हमने 200 जीपें खरीदी, इंडिया में आई 100 जीपें, और इसका मतलब 1948 में भारत में पहली बार घोटाला हुआ, और वो घोटाला किया था VK कृष्णन मेनन ने। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में बड़ा अच्छा सवाल बनता है कि भारत में पहला घोटाला कब हुआ, और भारत में पहला घोटाला किन के कार्यकाल में हुआ, और उस घोटाला को आप किस नाम से जानते हो। तो आपको याद रखना है कि भारत में आज़ादी के अगले साल भारत में घोटाला हुआ था, जिसे आप लोग जीप घोटाला के नाम से भी जान सकते हो। तो याद रखना है। मैं आपको 2 घटनाएं बता चुका हूँ, एक भारत पाकिस्तान युद्ध की, और दूसरी मैं घटना आपको बता चुका हूँ जीप घोटाला की। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ।
1949 में चीन एक साम्यवादी देश बना और साम्यवादी देश की घोषणा करने वाला भारत पहला देश था। भारत ने इसलिए चीन की मदद की क्योंकि चीन हमारा पड़ोसी देश है, ताकतवर देश भी था, जनसंख्या और क्षेत्रफल हमारे बराबर थे। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि चीन अपना भाई होगा। इसलिए साम्यवाद का दर्जा देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना? भारत। तो आपसे एक सवाल बड़ा अच्छा बन सकता है कि चीन को साम्यवादी दर्जा देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? तो याद रखना है आपको अच्छी तरह, हर हालात में भारत था। उसके बाद में आपसे मैं और थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। तो मैंने आपको जब चैप्टर शुरू किया था तो मैंने कहा था विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी। अब मैं आपको कह रहा हूं कि भारतीय विदेश नीति का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। अब आपके जहन में भी एक सवाल आता होगा, कॉमन सेंस की बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय विदेश नीति का जनक क्यों माना जाता है और उनको ही जन्मदाता क्यों कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के सर्वाधिक लंबे शासनकाल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। लगभग 17 वर्ष 16 वर्ष 286 दिन वो देश के प्रधानमंत्री रहे थे। आपके नॉलेज के लिए एक बात और बता देता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वो प्रधानमंत्री थे जो देश के प्रथम मनोनीत प्रधानमंत्री भी थे और मनोनीत के बाद में वो देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। और जब 1952 में वो निर्वाचित प्रधानमंत्री बने तो उन्हें शपथ दिलाने का काम किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आपके लिए एक नोट और बातचीत बात बता दें, कभी इंटरव्यू का बड़ा अच्छा सवाल बन सकता है। और सवाल क्या बनता है कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसने एक बार मनोनीत और 3 बार निर्वाचित रहे? तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट टाइम नॉमिनेटेड रहे हैं एंड 3 और 4 टाइम वो रहे हैं इलेक्टेड। तो याद रखना है आपको अच्छी तरह। अब मैं आपको और भी आगे ले चलता हूँ कि इन्हें विदेश नीति का जनक क्यों कहा जाता है। क्योंकि नेहरू बड़ी तीव्र बुद्धि के आदमी थे, बड़े तेज दिमाग के आदमी थे, इसलिए उन्होंने लगभग 17 वर्ष तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे और 17 वर्ष तक उन्होंने अपने पास एक पद और रखा जिसे आप फॉरेन मिनिस्टर या जिसे विदेश मंत्री भी कहते हैं। इसका मतलब संधि समझौते करने का काम या तो विदेश मंत्री का है या संधि समझौते करने का काम किसका है? प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों ही कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय विदेश नीति का जनक माना जाता है। अगला सवाल, आगे की तरफ चलते हैं। तो सवाल आता है कि पंडित भारतीय गुटनिरपेक्षता का जनक किसे कहते हैं? तो याद रखना है भारतीय गुटनिरपेक्षता का जनक भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही माना जाता है। अब भारतीय गुटनिरपेक्षता का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्यों माना जाता है तो उसके बारे में अब आपको मैं एक बात बता देता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 1945 के बाद में 2 महाशक्तियां उभर के आई। एक महाशक्ति यूएसए और एक महाशक्ति यूएसएसआर। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और एक थी सोवियत संघ रूस। 2 महाशक्तियां, बड़ी ताकत, 2 ध्रुवीय उस समय पूरा विश्व था। उस दौरान होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि अमेरिका और रूस दोनों के बीच में एक युद्ध शुरू हो जाता है 1945 में, जिसे आप बोलते हैं कोल्ड वार, जिसे आप बोल सकते हो शीत युद्ध। अमेरिका ने को दुनिया वाले कहते हैं कि पूंजीवाद का समर्थन करता है, जबकि सोवियत संघ रूस जो करता था वो करता था साम्यवाद का। नेक्स्ट बात कि अमेरिका जो गुट था उन्हें दुनिया में प्रथम देश के नाम जाना जाता है। यानी आपको एक बात अच्छी याद रखनी है कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और उसके खेमे में जो देश थे उन्हें प्रथम दुनिया के नाम जाना जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड के नाम जाना जाता है। और सोवियत संघ रूस और जो उनके खेमे के देश थे उन्हें हम सेकेंड वर्ल्ड यानी दूसरी दुनिया के नाम जाना जाता है। दूसरी बात, अमेरिका ने एक सैनिक संगठन बना रखा था जिसे बोलते हैं नाटो, और सोवियत संघ रूस ने एक सैनिक संगठन बना रखा था जिसे कहते हैं वार्सा। यानी उस समय पूरी दुनिया 2 भागों में बटी थी। उसी समय भारत का जन्म होता है। उसी समय एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में काफ़ी देश ब्रिटेन से आज़ाद होते हैं, और आज़ाद होते हैं तो उनके पास में 2 ही विकल्प बचे हैं। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ इंडिया और पाकिस्तान का। यदि मैं इंडिया का एग्जाम्पल लेता हूँ तो जैसे ही भारत आज़ाद हुआ है 1947 में, तो उस समय भारत के पास में 2 विकल्प थे। फर्स्ट विकल्प ये था कि भारत अमेरिका गुट में शामिल हो जाए, भारत पूंजीवाद गुट में शामिल हो जाए, भारत नाटो में हो जाए, भारत प्रथम दुनिया में शामिल हो जाए। दूसरा विकल्प भारत के पास ये था कि भारत सोवियत संघ रूस का हिस्सा बन जाए, भारत दूसरी दुनिया का हिस्सा बन जाए, भारत साम्यवाद का हिस्सा बन जाए, भारत वार्सा पैक्ट का हिस्सा बन जाए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने विवेक से बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू डिसीजन लेते हुए कहा कि हम बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुए, बड़ी मुश्किल से 150, 200, 300 साल से हम अंग्रेजों से बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुए, हम फिर से किसी गुट में शामिल हो जाएंगे तो हम फिर से क्या बन जाएंगे? गुलाम। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसी भी गुट में शामिल होने से बिल्कुल मना कर दिया, और किसी भी गुट में शामिल नहीं होने की प्रक्रिया को पॉलिटिकल साइंस की भाषा में कहते हैं गुट निरपेक्षता। इसका मतलब गुट निरपेक्षता का जनक भी किसको कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। दूसरी, आगे और एक बात बता देता हूँ। दुनिया में एक पूंजीवाद चलता है, एक मार्क्सवाद चलता है, भारत में चलता है लोकतांत्रिक समाजवाद।
याद रखना है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद का जनक भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही माना जाता है। अगली बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय देश के उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे। और ऐसा 2 बार हुआ था जब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल के मध्य विवाद हुआ था। आज मैं आपको उस विवाद के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। और एक बार 1947 में और एक बार 1950 में। 1947 में इसलिए हुआ था कि वो भारत पाकिस्तान का जिस समय युद्ध चल रहा था, उस समय इस मामले को लेकर जवाहरलाल नेहरू यूएन हो गए, जिसलिए सरदार पटेल को बड़ा अच्छा नहीं लगा और उन्होंने विरोध किया। साल 1950 में जब चीन ने तिब्बत पे आक्रमण करता रहता है और तिब्बत के आक्रमण के दौरान ही चीन की गंदी नज़र हमारे अरुणाचल प्रदेश पे होती है, तो जवाहरलाल सरदार पटेल ने एक पत्र के माध्यम से, जो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक पत्र के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि चीन की गंदी नज़र है, हमें उससे बच के रहना चाहिए। और उस पत्र के कुछ दिन बाद ही दिसंबर 1950 के आसपास में जवाहरलाल नेहरू का सरदार पटेल का देहांत हो गया। तो ऐसा 2 बार हुआ था जब 1947 और 1950 दोनों टाइम सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के मध्य विवाद हुआ। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। 1947, 48, 51 इस प्रकार से 1964 तक की सारी घटनाएं मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ साल 1950। 1950 की घटना सुनने से पहले आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी। इधर चीन एक देश था और इधर भारत एक देश था। चीन और भारत के बीच में एक राज्य पड़ता है जिसे आप अलग से देश मान सकते हो, और वो था तिब्बत। चीन एक साम्राज्यवादी देश है, और चीन एक साम्राज्यवादी देश है तो उसने तिब्बत को अपने यहाँ अधिग्रहण करने की कोशिश की, और 1951 के आसपास चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। जब चीन ने तिब्बत पे आक्रमण करना शुरू कर दिया, और उस समय चीन के जो शासक थे जिसका नाम था चाउ एन लाई, जब उन्होंने उस पर आक्रमण करने का प्लान बनाया और आक्रमण किया, तो उस समय उसने नेहरू से मदद मांगी। नेहरू बिल्कुल शांति चाहते थे, बिल्कुल शांति दूत थे, इसलिए नेहरू ने दोनों के बीच में आने से बिल्कुल मना कर दिया। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि चीन ने एक नारा चलाया, और चीन में वो नारा पूरे विश्व में बड़ा फेमस हुआ था, हिंदी चीनी भाई भाई। हिंदी चीनी भाई भाई मतलब, इसका मतलब है चीन के लोग और हिंदुस्तान के लोग दोनों एक दूसरे के भाई भाई। ये बड़ा छलावा किया था चीन ने, जो हमें अपना भाई बताया, जबकि ऐसा कुछ उस समय था भी नहीं। अब चीन ने नारा क्यों चलाया, उसके पीछे की मैं आपको एक बात बता देता हूँ। चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा की आड़ में चीन ने आधे तिब्बत पे आक्रमण कर दिया, और चीन ने यह नारा इसलिए चलाया कि हम तिब्बत पे आक्रमण करते रहेंगे और भारत उसका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि हम भारत को अपना भाई मानते हैं। समय बदला, साल आता है 1954 का, 29 अप्रैल 1954, और 29 अप्रैल 1954 चीन के शासक चाउ एन लाई और भारत के शासक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इनके मध्य एक समझौता होता है जिसे कहते हैं पंचशील समझौता। पंचशील समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। पंचशील समझौते में 5 बातें, क्योंकि इसका नाम इस कॉमन साइंस की बात है, 5 बातें, लेकिन आज हमारे लिए वो 5 बातें इंपॉर्टेंट नहीं। आज हमारे लिए वो उनमें से एक बात इंपॉर्टेंट है जिसे बोलते हैं अनाक्रमण। अनाक्रमण का मतलब है, उन्हीं 5 पंचशील सिद्धांतों में अनाक्रमण का मतलब होता है कि भारत कैसी भी परिस्थिति में, कैसी भी कंडीशन में भारत चीन पे आक्रमण नहीं करेगा, और चीन कैसी भी कंडीशन में भारत पे आक्रमण नहीं करेगा। ये क्यों किया है, आपको भी दिमाग में सवाल आता होगा। क्योंकि ये इसलिए किया है कि यदि भारत कैसी भी कंडीशन में हम बचे हुए तिब्बत पे आक्रमण करेंगे, चीन बचा हुआ तिब्बत पे आक्रमण करेगा, भारत उसका विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि ये समझौता करके और उसने बिल्कुल भारत के हाथ बांध दिए ताकि भारत कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सके। ऐसे हालात में भारत ने, ये कहते हैं कि ये पंचशील जो समझौता हुआ था, ये जवाहरलाल नेहरू की एक बहुत बड़ी भूल थी। ये भूल कैसे थी, इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि 1904 में एंग्लो तिब्बतन एक ट्रीटी हुई थी, यानी अंग्रेजों की और तिब्बत के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, और ये कहा गया था कि तिब्बत के जितने भी फॉरेन मामले हैं, विदेशी मामले हैं, वो भारत संभालेगा, और अगर कभी समस्या आती तिब्बत के तो उसकी पूरी प्रक्रिया है वो भारत देखेगा। लेकिन इस पंचशील समझौते के तहत ये सारी बातें जवाहरलाल नेहरू ने उठा के और कौन सी किसको दे दी, चीन को दे दी। इसका मतलब जो सत्ता हमारे हाथ में थी, जो कुछ तिब्बत का हमारे हाथ में थे, वो सारी बातें हमने किसको सौंप दी, चीन को सौंप दी। ये पंचशील समझौता। जवाहरलाल नेहरू ने काफ़ी समझौते किए हैं, आगे की यदि मैं बात बता देता हूँ तो उसके बाद में और देखते हैं। उसके बाद में नेहरू एक समझौता करता है, और वो नेहरू एक समझौता करता है साल 1950 में, जिसे अपन बोलते हैं नेहरू
चौधरी लियाकत अली खान समझौता। नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, चौधरी लियाकत अली खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, जिसे आप क्योंकि लियाकत अली खान समझौता करने के लिए दिल्ली आए थे, इसलिए हम इसे दिल्ली समझौता बोलते हैं। तो आपको चाहे नेहरू लियाकत अली खान समझौता आ जाए प्रश्न में, चाहे आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली समझौता कब हुआ, तो 1950 में हुआ। ये समझौते में क्या था, अभी अपने यहाँ नागरिक संशोधन अधिनियम आया था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसको लेकर पूरे भारत में बड़ा विवाद हुआ। तो अमित शाह ने क्या कहा था कि भारत चौधरी लियाकत अली और नेहरू का जो समझौता हुआ था वो यहाँ फेल हुआ है, इसलिए हमें ये नागरिकता लानी पड़ी। इसका मतलब चौधरी लियाकत अली और नेहरू खां के समझौते में क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। विभाजन के बाद में बहुत बड़ी मात्रा में अल्पसंख्यक पाकिस्तान में थे और बहुत बड़ी मात्रा में हिंदुस्तान में आज भी अल्पसंख्यक है। तो इस समझौते के तहत ये तय किया गया कि जिस जिस देश में अल्पसंख्यक है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो पाकिस्तान में हो, तो उन अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी और उनको कुछ अधिकार दिए जाएंगे, उनको अधिकारों के साथ उनकी सुरक्षा की गारंटी भी ली जाएगी। ये एग्रीमेंट हुआ भारत में, ये एग्रीमेंट आज भी चल रहा है। भारत अल्पसंख्यक की बड़ी अच्छी सुरक्षा भी करता है, उनको कुछ अधिकार भी देता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। आज नेहरू के बाकी बचे हुए जो ट्रीटे हैं और उसके अलावा जो समझौते हैं वो काफ़ी समझौते बचे हुए हैं। तो आज मैं क्लास को यहीं ख़त्म करता हूं और बाकी बात करेंगे हम कल। जिससे पहले आपके लिए एक प्रश्न है, बड़ा इंटरेस्टेड प्रश्न है, आपको वो प्रश्न सुनना है और फिर उसके बाद में कमेंट्स के माध्यम से उसका जवाब देना है। आप किसी की मदद लो। मैं अपने यहाँ सवाल आता है बड़ा अच्छा, उसके बारे में बताऊँगा, लेकिन वो प्रश्न के रूप में आप बताओ। सवाल आता है PL 480 समझौता क्या था, किस किस देशों के मध्य हुआ था, कब हुआ था, किस देश ने इसका उल्लंघन किया, कब इसको बंद किया। तो याद रखना है, मेरा आज का सवाल है PL 480 समझौता। और बची हुई नेहरू की क्लासें, नेहरू जी की जो क्लासें हैं वो 4-5 क्लासें होंगी, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। फिर एक बार निवेदन है कि आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।